हेलो, आज मैं YouTube चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला पे मेरे पापा आप सभी जिले भर लोगों को सर्कुलर मोशन पढ़ा रहे हैं। आज सर्कुलर मोशन का चौथा वीडियो है, तो पापा जी पढ़ाइए। थैंक यू बेटा, मेरे को अपने YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे जगह देने के लिए। बच्चों, ये चैनल मेरे को मेरी बेटी ने बना के दिया है और मैं इस पाठशाला में आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। ठीक है, और फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है हमारा सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों, अभी तक मैंने जो आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ाया है वो सारा का सारा था काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। आज हम स्टार्ट करेंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा। काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि मोशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सब होता है। डायनामिक्स होता है कि मोशन क्यों हो रहा है, रीजन ऑफ द मोशन। यानी कि डायनामिक्स हमको बताता है कॉज ऑफ मोशन, ये हमें बताता है। ठीक, तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हल्की सी चीजें आपको याद दिलवा देता हूं मैं। सर्कुलर मोशन क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो देखिए, सपोज करिए कि कोई पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन पे है इस तरीके से। ठीक, अब सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जो है कॉन्टिन्यूअसली मूव करता है और जो है उसका डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली बदलता रहता है। हर एक मोमेंट पे उसका डायरेक्शन बदलता रहता है, इस तरीके से डायरेक्शन बदलता रहता है। ठीक है, तो क्या हो गया सबसे पहले कि यहां पर क्या हुआ कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके साथ ही जो है उसकी एक वेलोसिटी है और वेलोसिटी का डायरेक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है, कॉन्टिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन दो तरीके के होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है हमारा। अब क्या है, चाहे सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, उसमें एक चीज कॉमन होती है कि दोनों ही सर्कुलर मोशन में हमारा डायरेक्शन चेंज होता है वेलोसिटी का। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज होता है और इसमें सिर्फ हमारा डायरेक्शन चेंज होता है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अब चूंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, चेंज होता है, इसलिए इसको कहते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी हमारी अकर करेगी, चेंज इन वेलोसिटी हमारी हो रही है। अब जहां पर चेंज इन वेलोसिटी होती है वहां पर होता है हमारा एक्सीलरेशन, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी का जो रीजन है वो होता है एक्सीलरेशन। अच्छा, अब मैं सिर्फ यहां पर बात आपसे कर रहा हूं डायरेक्शन के चेंज की। तो डायरेक्शन जिसके कारण चेंज होता है उस एक्सीलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन चार तरह की होती है, ये मैं आपको एक्सीलरेशन वाले वीडियो में, सर्कुलर मोशन के दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं बहुत डिटेल में। ठीक है, तो यहां पर कहता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमारा होता है जिसके कारण डायरेक्शन चेंज होता है। अब बच्चों आते हैं बात में कि एक्सेलरेशन को कौन पैदा कर रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को पैदा करने वाला होता है फोर्स। ठीक है, फोर्स, अभी तक इसकी बात कहीं पे आई नहीं थी, इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, फोर्स होता है। अब याद करिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ का फर्स्ट जो लॉ है उनका, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो याद करिए। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, जब कभी भी, नोट कर लीजिए उसको, जब कभी भी व्हेन एवर देयर इज ए चेंज इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मूविंग पार्टिकल देन देयर इज ए सर्टेन फोर्स। ठीक है, न्यूटन साहब ने कहा था कि यदि किसी मूविंग पार्टिकल की या रेस्ट पार्टिकल की डायरेक्शन में या पोजीशन में चेंज आता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब इसमें कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है इसके डायरेक्शन में तो इसके ऊपर भी फोर्स लग रहा होगा। अभी तक उसकी बात कहीं पर भी नहीं आई थी, तो उसके ऊपर भी एक फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स बराबर होता है हमारा ma।
ठीक है, ma होता है। और चूंकि डायरेक्शन के चेंज के लिए हमारा जो एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम लिखते हैं एसी, तो हो गया एसी। इसलिए इसके लिए एसी को प्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम कहते हैं एफसी, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे बात आती है, एक बात दिमाग में आती है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है। ठीक, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, यहां पे आ गई। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन बच्चों वही होता है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन वही होता है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर along the radius, along the radius, यही हमारा डायरेक्शन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। जैसे देखिए, जैसे सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v1 थी, यहाँ पे v2 मीटर पर सेकेंड हो गई, यहाँ पे आके v3 मीटर पर सेकेंड हो गई हमारी, ठीक है, यहाँ हो गई v4 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से होती गई सब जगह। ठीक, अब क्या है, ये किसके कारण हुआ था, ये एक एक्सेलरेशन के कारण हुआ था, इसके एक्सेलरेशन के कारण हुआ था, जिसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस था। ठीक है, और जिसके कारण ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा है सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका भी डायरेक्शन इधर ही होता है चारों तरफ। ठीक है, वही हमारा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हमारा इसका डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। ठीक है, अब आपको मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था वो ये बताया था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है v²/r। ये फार्मूला पहले था और पिछले वीडियो में मैंने इसको प्रूव भी करके बताया था कि किस तरीके से होता है। ठीक है, देख लीजिएगा, जिसने मैंने देखो, यह होता है हमारा r⍵²। ठीक है, या तो ये होता है या ये होता है, इस तरीके से होता है। तो इस हिसाब से जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला हो जाएगा, अगर हम इसमें यहां पर जो है एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाएं तो हमारा हो जाएगा Fc = mv²/r और Fc = mr⍵²। ये फार्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक, ये फार्मूला होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का इन ए सर्कुलर मोशन। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमारा नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म दोनों मोशन में नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों में होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों में होता है। और बच्चों एक बात और याद ध्यान रखिएगा कि जो है अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ही होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ही होगा। अब चलिए यहां पे बात करते हैं कि कौन सी फोर्स हमारी ऐसी नई आ गई जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। ठीक है, क्या काम करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। तो ठीक है, इतनी देर से मैं आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं हो सकता है आपको सुन करके एक बार हल्का सा झटका लगे। ठीक है, अब देखिए मैं ये कह रहा हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, ऐसी फोर्स की कोई भी अपनी आइडेंटिटी नहीं होती है। मतलब क्या हुआ कि मैं फिर से बोल रहा हूं, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स की कोई अपनी अलग से आइडेंटिटी नहीं है। समझ रहे हैं, कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है। हमारे पास बहुत तरीके की फोर्स है। फोर्स वाले मेरे वीडियो में देखिएगा कि कितने तरीके की फोर्स होती है यूनिवर्स में। इनफाइनाइट टाइप की जो है फोर्स होती है, इनफाइनाइट टाइप की फोर्स होती है, लेकिन जो है उसमें से सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की कोई भी फोर्स नहीं होती है।
होता क्या है एक्चुअल में, होता क्या है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो हमारे पास जो इनफाइनाइट टाइप की फोर्सेस मौजूद है ऑलरेडी, उनमें से कोई एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करने लगता है। मतलब क्या होता है कि सर्कुलर मोशन में पहले से ही एग्जिस्टिंग फोर्स का जो है कोई एक फोर्स होता है जो टुवार्ड्स द सेंटर एंड along the radius वर्क करने लगता है, और वही फोर्स हमारा जो है सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। कुल मिलाकर के हम ऐसे कह सकते हैं कि नेट फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स एक्टिंग टुवार्ड्स द सेंटर in a circular motion act as centripetal force। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इसी से जो है हमारे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और यही फंडा है सेंट्रीपिटल फोर्स का। मतलब जितनी भी तरीके की फोर्सेस हैं उनमें से कोई एक फोर्स अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसका डायरेक्शन हो जाता है टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, तो वही फोर्स हमारी काम करने लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। अब क्या होता है कि मान लीजिए किसी पार्टिकल पे एक से ज्यादा फोर्स लग रही है, होता है ऐसा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन इज एक्ट एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और इसके बेस पे बहुत से क्वेश्चन होते हैं, टिपिकल वाले क्वेश्चन, टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन इसी पे हो जाएगा अगर आप पहचानना सीख गए। तो अब मैं अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए आपको एक चीज दिखाता हूं कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप की फोर्सेस, जिनको हम पहले से ही जानते हैं कि ऐसी फोर्सेस होती हैं, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करने लगती हैं। मैं उसको आपको एक एक एग्जांपल देके बताता हूं, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, सपोज करिए कि हमारे पास एक जो है, सबसे पहले हम पेंडुलम का केस लेते हैं। ठीक है, पेंडुलम सपोज करिए ये हमारे पास पेंडुलम है, और इसमें L लेंथ है पेंडुलम की, और यहां पर एक M मास इस तरीके से हैंग कर दिया गया। अब क्या हुआ कि इसका क्या होगा, इसका एक वेट नीचे की ओर एक्ट करेगा, mg वेट एक्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि इसके अंदर एक आ जाएगा टेंशन। ठीक है, अब इसको लेकर के घुमाना शुरू करते हैं, जूम 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 घुमाना शुरू करते हैं, तो क्या होगा कि ये इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे यहाँ पे इस तरीके से चला जाएगा। इस सर्कुलर पाथ पे जाने में क्या होगा कि यहाँ पे टेंशन हमेशा इनवर्ड रहेगा, टेंशन हमारा पास जो है वो हमेशा इस तरीके से इनवर्ड रहेगा, और ये टेंशन ही हमारा क्या काम करेगा, ये टेंशन ही हमारा काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। अब जैसे इसमें मान ले कि इस तरीके से घुमा रहे हैं, तो और ये कह दिया कि इसकी वेलोसिटी हमारी v है, रेडियस r है और वेलोसिटी v है, ये हमसे बात कह दी गई, और ये सर्कुलर मोशन पे है, तो पूछ लिया किसी ने कि स्ट्रिंग में हमारा टेंशन कितना होगा, तो उस कंडीशन में टेंशन क्या होगा हमारा, वो होगा mv²/r। ठीक है, तो देखिए इस केस में हमारा क्या हुआ कि टेंशन जो है, टेंशन का फोर्स हमारा क्या काम करने लगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह यहाँ पे काम करने लगा। ठीक है, तो एक फोर्स हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, टेंशन इन स्ट्रिंग हमारा क्या हुआ, टेंशन इन स्ट्रिंग हमारा काम करने लगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। अब देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ठीक है, एक चीज दिखाता हूं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कभी शायद सोचा भी ना हो किसी ने, और सोच रहे होंगे कि ये क्या कह रहे हैं। देखिए ये एक हमारा बाउल है, ठीक है, एक सॉलिड हमारा बाउल है इस तरीके से। अब क्या हुआ कि हमने यहां पर एक छोटा सा बॉल m मास का यहाँ पे इस तरीके से छोड़ दिया, तो छोड़ने पे क्या होगा, ये इसके अलोंग आएगा। ये बहुत बढ़िया फिगर नहीं बन रहा है, तो ये समझ लीजिए सेमी सर्किल है इस तरीके से। तो सपोज यहाँ पे आया, थोड़ी देर बाद फिर ये यहाँ आया इस तरीके से, फिर यहाँ आया और फिर यहाँ पे आया।
तो देखिए बच्चों, हर पॉइंट पे क्या होगा, हर पॉइंट पे क्या होगा कि यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, और सेमी सर्कल में अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। इस बात को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये मैं सेंटर ऑफ मास के जब क्वेश्चन करवाऊंगा या और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें ये सब चीजें आएंगी। अभी बात सिर्फ सर्कुलर मोशन की हो रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये एन, जो हर जगह पे हो सकता है, अलग भी हो सकता है एक ही हो। तो ये क्या हुआ, ये देखिए इसका यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स क्या हुआ, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा काम करने लगा एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए थोड़ी बहुत एग्जांपल देता हूं, बाकी आपको खुद ही बात समझ में आने लग जाएगी। तो देखिए यहां पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा काम करने लगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। अब देखिए आपको मैं दिखाता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपने पढ़ा होगा, हल्का फुल्का पढ़ा हो 10th में, ठीक है, और नहीं तो आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा कैसे काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। कहां पे काम करता है, देखिए सबसे पहले हमारा एटम में काम करता है। एटम का स्ट्रक्चर आप सबको पता है कि एक न्यूक्लियस होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके अराउंड सपोज करिए हम सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज है और इसके अराउंड घूमता है। बच्चों कैसे घूमता है, सर्कुलर पाथ पे घूमता है। तो सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होना चाहिए, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहां से आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स से आएगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा यहाँ पे कहां से पैदा हो रहा है, वो हो रहा है इन दोनों के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे हो रहा है। कितना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कितना होता है, ऐसे लिख देता हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ये होता है फार्मूला, आप सभी को अच्छी तरह पता है। तो न्यूक्लियस में, मतलब सॉरी एटम में जो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन में है, वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है। एक फोर्स और होती है बच्चों जिसको हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स के नाम से, ठीक है। जब मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत आएगा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स भी हमारे लिए काम करती है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी केस में बताता हूं, जैसे देख लीजिए ये हमारा बी का डायरेक्शन है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इसके अंदर सपोज करिए कोई एक चार्ज हमारा प्लस क्यू का चार्ज वी वेलोसिटी से एंटर करता है, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है F बराबर QVB, ठीक है, QVB या QV साइन थीटा जैसे कह लें इसको, एक फार्मूला होता है। उसमें इसमें डायरेक्शन का भी एक रूल होता है, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। उसके कारण क्या होता है कि जैसे ये एंटर करता है ये पार्टिकल अपने आप ही सर्कुलर पाथ पे चला जाता है ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। और यहां पे मैग्नेटिक फोर्स एज ए सर्कुलर, यहां पर मैग्नेटिक फोर्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैंने आपको बहुत से बता दिए, और कुछ ऐसे लिख देता हूं, बाकी आपको और चीजें पता लग जाएंगी। तो देखिए कौन कौन से फोर्स अभी हैं जो आते हैं, देखिए फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स भी हमारा काम करता है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक और मैं लिख देता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये भी हमारा काम करता है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। इन अदर वर्ड्स आप ये मान के चलिए कि चाहे हमारा छोटा सर्कुलर मोशन हो रहा हो, मतलब छोटे रेडियस का हो रहा हो या बड़े रेडियस का हो रहा हो, जैसे एटम में छोटे रेडियस का सर्कुलर मोशन होता है, और जब हमारा अर्थ और सन के बीच का जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो बड़े रेडियस का सर्कुलर मोशन है, वहां पर कोई भी फोर्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम करने लगेगी जो वहां पे फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स और बिना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों। तो ये बात हमारी खत्म हुई, ये बात खत्म हुई हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स की, ठीक है। मैंने आपको अपने तरीके से काफी अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें मैंने एक बात आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि नेट फोर्स, नोट कर लीजिए इसको, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर,
net force towards the center in a circular motion, ठीक है, act as centripetal force, ठीक है। नेट फोर्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कभी कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि एक ही पार्टिकल पे जो कि सर्कुलर मोशन में है उसके ऊपर एक से ज्यादा फोर्स लगते हैं। एक पता लगा सेंटर की तरफ है, दूसरा जो है सेंटर से इधर उधर है, फिर उसका कंपोनेंट लेना पड़ता है अलोंग द सेंटर परपेंडिकुलर टू सेंटर, फिर उसका जो नेट फोर्स आएगा वो हमारा काम करेगा एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चों ये हुई मेरी बात खत्म, ठीक। मेरे ख्याल से आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन करते हैं, अभी आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो चलिए कुछ यहां पर लगाते हैं सवाल, ठीक है। देखिए ये हमारा एक सपोज करिए स्ट्रिंग है और ये उसमें एक बढ़ा हुआ है बॉल m मास का, इसका रेडियस r है और ये v लीनियर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। सर्कुलर मोशन कर रहा है, स्पीड चाहे बढ़ रही हो चाहे घट रही हो। तो यहां पर हमसे किसी ने पूछ लिया कि इसमें जो है टेंशन कितना होगा, इस कंडीशन में स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। तो टेंशन बच्चों किधर काम करेगा, टेंशन इधर काम करेगा, ठीक है। और ये सर्कुलर मोशन पे है, इस तरीके से सर्कुलर मोशन पे होगा ये, ठीक, इस तरीके से सर्कुलर मोशन पे, इस तरीके से होगा सर्कुलर मोशन पे। तो देखिए सर्कुलर मोशन पे यानी कि यहाँ जो फोर्स ऑफ टेंशन होगा ये हमारा काम करेगा किसकी तरह, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो यहाँ अगर हमें m पता है, v पता है, r है, तो हम यहाँ पे टेंशन निकाल देंगे कि इतना हो गया। अब देखिए इसमें एक बात आप नोट कर लीजिए, देखने में तो सिंपल सा लगता है लेकिन खेल ये भी खेल जाता है कि यहाँ देखिए m कांस्टेंट है, m एंड r क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, m एंड r कांस्टेंट है, ठीक। अब क्या होता है कि v बढ़ सकता है या घट सकता है, ठीक है। जैसे ही v बढ़ेगा या घटेगा टेंशन बढ़ती चली जाएगी इसकी। तो क्या हुआ कि T इज यानी कि टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v, या ऐसे कह सकते हैं कि टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओमेगा, क्योंकि v इक्वल टू r ओमेगा हमारा होता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन एक आ जाता है कि किस वेलोसिटी पे हमारा जो है ये स्ट्रिंग टूट जाएगा। तो इसकी कैपेसिटी दे रखी होगी कि इतना टेंशन ये बियर कर सकता है। तो यदि उससे ज्यादा हमारी जो वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, मतलब उससे ज्यादा हमारी वेलोसिटी हो जाएगी कि टेंशन एक्सीड कर जाएगा, तो ये यहाँ पे टूट जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इजी मैंने एग्जांपल आपके लिए लिया है। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हल्का सा टिपिकल बनाता हूं, अभी ज्यादा टिपिकल मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब हल्का सा इसी क्वेश्चन को टिपिकल बनाता हूं, देखिए किस तरीके से। सपोज करिए कि यही था, यहां पर एक पार्टिकल इस तरीके से जिसका मास कितना है 1 kg, ठीक है। 1 kg का ये हमारा एक पार्टिकल है, ये हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन इससे आगे एक और हमारा मास जुड़ा है जो कि 2 kg का है, ठीक है। 2 kg का मतलब क्या हो गया, बॉल अब हमारे पास हो गई 2 और वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन पे है, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक का जो इसका रेडियस है वो है 1 मीटर और यहां से यहां तक जो है ये भी 1 मीटर है, ठीक। यहां से यहां तक 1 मीटर है। अब क्वेश्चन आ गया यहां पर कि सर्कुलर मोशन हो रहा है और किस एंगुलर वेलोसिटी से हो रहा है, ओमेगा से हो रहा है। यहां पे ऐसे कर दिया हमने कि ये ओमेगा से घूम रहा है। अब यहां पे आपके सामने कोई चीज लिखी गई, इसको नोट कर लीजिए। Which of the following statement are true, ठीक है। ये आ गया हमारा पहला स्टेटमेंट, ठीक। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ mass 1 and mass 2 are different, ठीक है। डिफरेंट पहला हो गया, डिफरेंट है। दूसरा क्वेश्चन कहा गया कि ओमेगा 1 जो है वो ओमेगा
2 से कम होगा। हाँ, कम होगा, मतलब कहने का मतलब है कि पहले वाले बॉडी का हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कम होगा और दूसरे का ज्यादा होगा। या तीसरा आ गया कि ओमेगा 2 जो है वो कम होगा ओमेगा 1 से, मतलब पहले वाले का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कम होगा और इसका ज्यादा होगा, मतलब दोनों में से एक ज्यादा होगा। या हमारा आ गया चौथा स्टेटमेंट आ गया कि ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि हमको करते हैं डिस्टर्ब। ठीक है, हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन में पढ़े जाते हैं, बहुत बच्चों वाला खेल है। अब इसमें होता है गड़बड़ी। अब देख लीजिए, देखिए बच्चों, जाहिर सी बात है कि हम इसको आपको ऐसे दिखाते हैं, ये तो हॉरिजॉन्टल बना, मैं आपका इसका सर्कुलर मोशन है इस तरीके से। अब ये इसका सेंटर है, अब यहां से एक मास ये लगा है, एक मास ये लगा है, थोड़ी देर बाद एक ये यहां चला जाएगा और फिर यहां चला जाएगा। तो इस पार्टिकल के लिए और इस पार्टिकल के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो बच्चों सेम ही हो रहा है, भले वो थोड़ी दूर पे हो। तो किसी भी कंडीशन में ओमेगा जो है वो सेम रहेगा दोनों पार्टिकल के लिए। ओमेगा हमारा आगे पीछे या कम ज्यादा नहीं होगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, इसलिए क्या होगा कि ओमेगा दोनों ही पार्टिकल के लिए, दोनों मासेस के लिए ओमेगा सेम रहेगा। कम ज्यादा होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ओमेगा डिपेंड करता है एंगल पे, और यदि सर्कुलर मोशन पे है तो एंगल इसके लिए भी सेम है और इसके लिए भी सेम है। एंगल तो हमारा नहीं बदला, तो जब एंगल हमारा नहीं बदला, गड़बड़ बन गया ये। एंगल हमारा जब नहीं बदला तो क्या हुआ, एंगुलर वेलोसिटी भी सेम हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट गलत है और स्टेटमेंट हमारा ये सही हो गया। ठीक है, अब देखिए ये सही हो गया, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर दूसरा, इसी में स्टेटमेंट दूसरा लगा देते हैं। ठीक, इसी में स्टेटमेंट हम दूसरा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इसी में स्टेटमेंट हम दूसरा लगा देते हैं कि लीनियर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी की बात कर ली, लीनियर वेलोसिटी ऑफ 1 and 2 आर डिफरेंट। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आ गया कि लीनियर वेलोसिटी ऑफ मास 1 एंड मास 2 आर सेम। ठीक है, तीसरा आ गया कि लीनियर वेलोसिटी ऑफ 1 इज लेस देन लीनियर वेलोसिटी ऑफ 2 और लीनियर वेलोसिटी ऑफ 2 इज लेस देन लीनियर वेलोसिटी ऑफ 1। देखिए, अभी एंगुलर वेलोसिटी की बात हुई थी, अब लीनियर वेलोसिटी की बात आ गई यहाँ पे। ठीक, लीनियर वेलोसिटी की बात आ गई, तो देखिए यहां पर क्या हुआ, फिर हमको एनालाइज करना पड़ेगा और इसका आंसर उससे डिफरेंट होगा। बच्चों देखिए क्या होता है, हमारा v बराबर आर ओमेगा होता है। ठीक है, अब पहले मास के लिए जब हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो देखिए r कितना है हमारा, r है 1, हमने रख दिया 1 यहाँ पे। ठीक है, अब सपोज करिए ये आ गया v1। ओमेगा कितना है, ओमेगा हम मान लेते हैं यहाँ पे कि 2 रेडियन पर सेकेंड है, 2 रेडियन पर सेकेंड हमारा है, इसको हमने सपोज कर लिया इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा 2, तो ये आ गया v1 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा। और v2 यदि हम निकालेंगे तो देखिए क्या होता है, v2 में भी हमारा लगेगा r2 ओमेगा। r2 हमारा कितना हो रहा है, r2 हमारा हो रहा है 1 और 1 यानी कि 2। ठीक है, r2 ये हो गया और ओमेगा हमारा 2, तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ कि v2 जो है वो हमारा बड़ा है v1 से। ठीक है, सेम नहीं रहेगा यहाँ पे, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, बात बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी मैं बात आपको बता रहा हूँ, लेकिन छोटी छोटी बातें अधिकतर माइंड से स्लिप कर जाती है और क्वेश्चन हो जाते हैं गलत, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि v2 जो है वो बढ़ा रहा है v1 से। देखिए ये v2 है, ये आ गया v1 से, तो एक तो हमारा ये वाला आंसर इसका सही होगा। ठीक है, दूसरी बात है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट और थे कि लीनियर वेलोसिटी ऑफ 1 and 2 आर डिफरेंट एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ 1 and 2 आर सेम। अब हमने जो निकाला है उसमें सेम तो आया नहीं है, आया है डिफरेंट, तो इसके 2 ऑप्शन सही होंगे। ये मैंने आपको क्वेश्चन समझाने की, बताने की कोशिश की, जिसमें अधिकतर हो जाती है गलती इग्नोरेंस की वजह से, ऐसा मत करिएगा। अब बात करता हूं टॉपिक के हिसाब से, वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। ठीक है, जिसके लिए बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मैं आपसे बात करता हूं कि जब इसको सर्कुलर मोशन पे ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है तो इसके अंदर एक टेंशन होगा। किसके अंदर टेंशन होगा, ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर टेंशन होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, ये एक स्ट्रिंग है तो इसके अंदर टेंशन अलग होगा, और ये एक स्ट्रिंग है तो इसके अंदर टेंशन होगा अलग। हमने मान लिया कि T1 इसका टेंशन है और T2 इसका टेंशन है। ठीक,
अब हमसे ये बात पूछी गई कि व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो, ठीक, व्हाट इज द रेशियो ऑफ T1 एंड T2, ये हमसे पूछ लिया गया। मतलब रेशियो निकालना तो बच्चों का खेल है, लेकिन क्या करना है, अब हमको T1 और T2 निकालना है। ठीक है, T1 और T2 निकालना है बच्चों। और यहां पे देखिए हम सेंट्रीपिटल फोर्स के कंसेप्ट को यूज करके हम क्या करेंगे, T1 और T2 निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम बॉडी, यहां पर भी ऐसे होगा। ठीक, ये हो गया इस तरीके से। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, कंसेप्ट लगाएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का इस वाले मास के लिए। ठीक है, तो देखिए इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस तरीके से बनेगा। तो इसके ऊपर एक ही हमारा जो लग रहा है फोर्स लग रहा है, वो T2 लग रहा है, वो भी इस तरफ लग रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पे, T2 इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो इसको हमने लगा दिया। m देखिए हमारा कितना है, 2 है। r देखिए कितना है, 1 + 1 यानी कि 2 है। और ओमेगा भी हमारा कितना है, 2 स्क्वायर है। तो टोटल हमारे पास जो फोर्स, टेंशन का फोर्स आया सेकंड मास के लिए, वो आया 16 न्यूटन का। ठीक है, इसको हम यहां साइड में इस तरीके से लिख लेते हैं, T2 = 16 न्यूटन। अब बच्चों यहां पे बात करते हैं फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए कि इस पे कौन कौन सी फोर्स हमारी लग रही है। तो देखिए इसके ऊपर फोर्स हमारी लग रही है, एक तो T2 इधर लग रहा है और T1 इधर लग रहा है। ठीक है, T2 इधर लग रहा है और T1 इधर लग रहा है। ठीक, तो क्या हुआ, अब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारा लग रहा है वो अब यहां पे हमको देखना पड़ेगा, नेट फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर। अब देखिए यहां पर वो कंसेप्ट आ जाएगा। देखिए एक ही पार्टिकल पे दो फोर्स लग रही हैं और पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन पे है। तो नेट फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर होगा हमारा, वो होगा T1 - T2। ठीक है, T1 - T2 होगा, क्योंकि इफेक्टिव फोर्स इसी डायरेक्शन में, यानी कि T1 हमारा बड़ा है और ये हमारा काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब क्या होगा, ये हो गया इस तरीके से हमारा। और m की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1 kg है। r की वैल्यू देखिए कितनी है, 1 मीटर है। ठीक, r की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 मीटर है। और ओमेगा हमारा कितना है, 2 रेडियन/सेकंड² है। यानी कि हमारा ये कुल मिलाकर के आ गया 4 न्यूटन। मतलब T1 - T2 हमारा आ गया 4 न्यूटन। ठीक, T1 - T2 हमारा आ गया 4 न्यूटन। और T1 - T2 हमारा 4 न्यूटन आ गया। तो हम T1 की वैल्यू निकालेंगे। तो T2 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 16 न्यूटन। यहां में रख दिया, इस तरीके से 4 रखा, तो आ गया हमारा T1 = 20 न्यूटन। अब हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि हमारा रेशियो क्या है, T1 और T2 का रेशियो क्या है। तो देखिए T1 हमारा आया 20 न्यूटन और यह आया 16 न्यूटन। तो इस तरीके से आ गया T1 = T2 = 5:4। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस तरीके से कंसेप्ट को अप्लाई किया जाता है। अब मैं इसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। क्वेश्चन अभी यही रख रहा हूं और हल्का सा बड़ा कर देता हूं, और वो मैं आपको करवाऊंगा नहीं, आप लोग खुद ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए क्या अब हम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं कि यहां पर एक मास 3 kg का और ऐड किया जा रहा है, वो भी यहां से 1 मीटर की दूरी पे है। तो जाहिर सी बात है कि इस स्ट्रिंग में एक नया टेंशन डेवलप हो जाएगा, जो कि होगा T3। ठीक है, जो कि होगा हमारा T3। तो अब हम आपसे कह रहे हैं कि क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1, T2 एंड T3। ये आप निकालिए। मैंने क्वेश्चन को और बड़ा करके जो बात मैंने अभी आपको बताई है वही इसमें लगेगा, इसमें कोई नया बात नहीं लगेगी। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं इसको अटेम्प्ट करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं फिर आपसे करूंगा बात। ठीक है, फोन नंबर के साथ लिख दीजिएगा, फोन भी करूंगा आपको। ठीक,
ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब चलिए इस कंसेप्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक नई बात पे आते हैं, वो है हमारा कोनिकल पेंडुलम। ठीक, किस बात है? कोनिकल पेंडुलम। ठीक, कोनिकल पेंडुलम। बच्चों बात करते हैं हम कोनिकल पेंडुलम की। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? जैसे आपको पता है, जैसे हमारा हो गया पेंडुलम, आप सबने देख रखा है पेंडुलम होता है। अगर इस पेंडुलम को हम कोन के शेप में इस तरीके से रोटेट करें, ठीक है, तो ऐसे पेंडुलम को हम कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। ठीक, ये हो गया कोनिकल पेंडुलम। अब देखिए क्या होता है कि इस पेंडुलम का जो बॉब होता है नीचे का, वो सर्कुलर मोशन में होता है। ठीक है, तो चलिए आइए इसकी बात करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया एक कोनिकल पेंडुलम जो कि इस तरीके से हमारा सर्कुलर मोशन पे है। ठीक है, इसकी जो पेंडुलम की जो लेंथ है वो एल है और यहां पे जो है इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है ओमेगा से। ठीक है, यहां से ये आ गया थीटा एंगल इसने बना रखा है, एल बना हुआ है, ओमेगा से ये हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछा जाता है देखकर, या तो देखिए पूछ लेगा कि टेंशन क्या है इस लेंथ में, मतलब स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, या थीटा की वैल्यू पूछ लेगा, या टाइम पीरियड पूछ लेगा कि टाइम पीरियड इसका क्या होता है। अब देखिए सब कुछ एक ही कंसेप्ट से निकल आता है, इसमें कुछ अलग से कंसेप्ट हमको नहीं लगाना पड़ता, सब कुछ एक ही कंसेप्ट से हमारा निकल के आ जाता है। और चाहे ये निकाल लें, चाहे ये निकाल लें, चाहे ये निकाल लें, तो चलिए हम इस पे जो अप्लाई करेंगे पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे और जो पूछेगा बच्चों वो निकल आएगा, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सपोज करिए कि इसका मास m है, m भी हमको दे रखा है। ठीक है, m हमको दे रखा है, मैं बताना आपको भूल गया कि इसका मास है हमारा m। तो मास m है तो इसका जो है वेट नीचे की ओर एक्ट करेगा। ठीक है, वेट नीचे की ओर एक्ट करेगा और स्ट्रिंग में एक हमारी होगी टेंशन। ठीक है, और यहां पे क्या होगा कि ये हमारा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इसके अंदर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इस टेंशन के कंपोनेंट निकालेंगे। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा t cos थीटा और ये हमारा आएगा t sin थीटा। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे यदि हम फोर्सेस को बैलेंस करें तो हमारा हो गया t cos थीटा इज इक्वल टू mg है, और t sin थीटा जो आ गया हमारा वो आ गया mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, mr ओमेगा स्क्वायर हो गया, जहां पे r जो है वो ये वाली रेडियस है जिसमें ये पेंडुलम का बॉब हमारा सर्कुलर मोशन पे है, ये हमारा इसका रेडियस है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस r को कैलकुलेट करेंगे क्योंकि r के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। r डिपेंड कर रहा है थीटा पे, थीटा बढ़ जाएगा r बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो है r को थीटा के टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसे सपोज करिए ये o है, ये p है और ये q है। तो इस ट्राइंगल में OPQ ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए हमारा क्या निकल के आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू r बाई एल, यानी कि r इज इक्वल टू एल साइन थीटा, ये आ गया हमारा। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इस r को यहां पे हम रख देंगे तो हमारा आ रहा है t साइन थीटा इज इक्वल टू m l साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, देखिए साइन थीटा से साइन थीटा हमारा कैंसिल हो गया और बचा हमारा t इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ये देखिए हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट और ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकंड। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए क्या आ रहा है, t cos थीटा इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई t, और इधर ये डिवाइड होकर के आ जाएगा हमारा एम एल ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, देखिए t से t हमारा कैंसिल आउट हो गया, m से m कैंसिल हो गया और ये आ गया cos थीटा इक्वल टू g डिवाइडेड बाई एल ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली ज्यादा कुछ पूछने के लिए होता नहीं है। सबसे पहले पूछता है कि एंगल कितना होगा। सपोज करिए आपसे पूछ लेगा कि एंगल कितना होगा, तो एंगल कितना होगा ये निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स
जी बाई एल, ये हो गया हम जी बाई एल ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया हमारा एंगल। दूसरा एक जो पूछता है वो पूछता है कि टाइम पीरियड कितना होगा, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा। वो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से हम निकालेंगे टाइम पीरियड। तो ये वाला रिलेशन लेते हैं, cos थीटा इजकल टू जी अपॉन एल ओमेगा स्क्वायर, उस तरीके से रिलेशन लेते हैं इसका। और हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको अरेंज करके, ओमेगा स्क्वायर इजकल टू जी अपॉन एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा। यानी कि ओमेगा इजकल टू आ जाएगा हमारा जी अपॉन एल कॉस थीटा का अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए एक हमारा फार्मूला था ओमेगा का, वो था 2 पाई बाई टी। ठीक है, उसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे तो आ जाएगा 2 पाई बाई टी, और ये आ रहा है हमारा जी बाई एल कॉस थीटा, ये हो गया इस तरीके से इसका अंडर रूट। और इस हिसाब से टी हमारा आ रहा है 2 पाई एल कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। बच्चों एक चीज होती है मैं आपको बता दूं, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का जो होता है हमारा टाइम पीरियड वो होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इसमें क्या होता है, सिर्फ इसका एल कॉस थीटा इसमें और अटैच हो जाता है, क्योंकि अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्री निकाल करके अगर इसकी हम लेंथ निकालें तो वो हमारी आएगी एल कॉस थीटा, और ये इसकी होती है इफेक्टिव लेंथ, तो यानी कि इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाई जी, ये टाइम पीरियड में हमारा आ जाता है। ठीक है, ये होगा, ये हमारा कोनिकल पेंडुलम का फुल कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ भी पूछे आपसे, आप सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट और जो सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट लगा करके निकाल सकते हो। चलिए अब आगे की बात करते हैं। बच्चों सर्कुलर मोशन का जो अगला कंसेप्ट है वो है डेथ वेल, यानी कि मौत का कुआं। ठीक है, मौत का कुआं। अब जमाना बदल चुका है, हो सकता है कि बहुत से लोग मौत का कुआं ना जानते हो। हम लोग जब बच्चे थे तो मेला जाते थे, ठीक है, वहां पे एक कुआं सा बना होता था बड़ा गहरा सा, और उसमें मोटरसाइकिल चलाते थे मोटरसाइकिल चलाने वाले, और कभी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरीके से आते रहते थे। बड़ा देख करके डर लगता था उसको। और आप में से जिसको देखना हो ना तो वो डेथ वेल यूट्यूब पे टाइप करके देख लेगा, उसको पता लग जाएगा कि डेथ वेल क्या होता है, उसमें पूरा उसका पिक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें एक कुआं होता था इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से कुआं होता था, और नीचे से एक मोटरसाइकिल चलाने वाला आता था, धीरे 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 इसके पेरीफेरी में चारों तरफ मोटरसाइकिल चलाता था, और किसी एक जगह पर के आकर के वो जो है अपनी बाइक को चलाता रहता था, और वो गिरता नहीं था। ठीक है, वो किसी भी कंडीशन में नीचे की ओर गिरता नहीं था, वो गाड़ी चलती रहती थी उसकी एक पर्टिकुलर हाइट पे। ठीक, अब यहां पर बात आती है कि सपोज करिए कि ये बाइक वाला हो गया हमारा बाइकर, ये इस तरीके से वेल के पेरीफेरी पे अपना जो है मोटरसाइकिल चला रहा है। अब यहां पर बात ये आती है कि आखिर वो नीचे क्यों नहीं गिरता है, आखिर वो नीचे क्यों नहीं गिरता है, यहाँ पे एक बात आती है। तो देखिए यहाँ पे बाइक और बाइक चलाने वाले का एक मास होगा m, जिसके कारण एक जो है हमारा नीचे फोर्स लगेगा उसके वेट का mg। अब इस वेट को जो बैलेंस करने के लिए अब इस वेट को बैलेंस करने के लिए अगर कोई फोर्स अवेलेबल होगा तो ये नीचे नहीं गिरेगा, वरना गिर जाएगा टप्प से। ठीक है, तो इस वेट को बैलेंस करने के लिए हमें एक फोर्स मिलता है, वो मिलता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल ऑफ द वेल एंड टायर ऑफ द बाइक। इसको हम बोलते हैं एफएस, फ्रिक्शन फोर्स हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, घूम रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो जो वॉल के वेल के वॉल को पुश करेगा। जाहिर सी बात है कि जो घूम रहा है तो कुएं के दीवार को वो पुश करेगा। पुश करने से क्या होगा कि यहाँ पे हमको मिलेगा एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारे लिए यहाँ पे काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। देखिए अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है हमारा, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है हमारा, और फ्रिक्शन फोर्स क्या है हमारा। तो बच्चों यहां पे हमारी फ्रिक्शन होगी वो लगेगी मैक्सिमम,
और वो होती है मैक्सिमम फ्रिक्शन को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप हमारा वीडियो देख लीजिए फ्रिक्शन वाला, ठीक, जो मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बनाया है। ठीक, तो उसको देख लीजिएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन बच्चों क्या होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है हमारी Fs इज इक्वल टू म्यू एन। ठीक, Fs इज इक्वल टू म्यू एन। ठीक, Fs इज इक्वल टू म्यू एन, वेयर म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड वॉल ऑफ द वेल। ये हो गया हमारा। अब बच्चों अगर ये बाइक नीचे नहीं गिर रही है तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेट ऑफ बाइकर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा ये कंडीशन फुलफिल करेगी तभी हमारी बाइक नीचे नहीं गिरेगी। तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या है? म्यू एन इज ग्रेटर देन एम जी, और एन हमारा क्या है? वो हमको दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया एम बी स्क्वायर बाई आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। देखिए एम से एम हो गया कैंसिल, और यहाँ पे जो आ रहा है हमारा वो आएगा वी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर डिवाइडेड बाई म्यू, यानी कि वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर डिवाइडेड बाई म्यू। ये हमारी कंडीशन आई। इस कंडीशन पे हमारा जो ये बाइकर है ये नीचे की ओर नहीं गिरेगा, यानी कि यहाँ पे कम से कम हमको जितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, लीनियर वेलोसिटी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जी आर बाई म्यू। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो कंडीशन पूछते हैं, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं इसी कंडीशन पे, कंसेप्ट पूरा ये हो गया, लेकिन अब इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेंगे। ठीक है, कि हमारा वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी जो है किस पे डिपेंड करती है? तो जाहिर सी बात है कि देखिए आर हमारा कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस ऑफ वेल हमारा कांस्टेंट है, जी हमारा कांस्टेंट है क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमारा वो भी कांस्टेंट है। अब क्या हुआ? केवल म्यू जो है हमारा बचा, जो हम टायर की क्वालिटी और दीवार की क्वालिटी के कारण बढ़ा घटा सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट म्यू। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, खासतौर से नीट के एग्जाम में इस तरीके से आते हैं। तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक बात तो आप यहां पे पकड़ लीजिए। अब देखिए हमारा म्यू जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी उतनी हम कम रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी मतलब म्यू यानी कि फ्रिक्शन सफिशिएंट होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट होगा तो कम वेलोसिटी पे भी जो है बाइकर अपना जो है करतब दिखा देगा, और फ्रिक्शन यदि हमारा कम हुआ किसी भी तरीके से तो वेलोसिटी फिर उसको बहुत ज्यादा हाई रखनी पड़ेगी। इतनी ज्यादा हाई वेलोसिटी रख पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके गिरने की संभावना हमारी बढ़ जाती है। इस तरीके से आप इसको एनालाइज करिएगा इस फार्मूले को, तो देखिएगा कई तरीके के क्वेश्चंस यहां से निकलेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा जो कंसेप्ट खत्म हुआ यहाँ पे हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स में बहुत तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस वीडियो में मैं जितना बता सकता था उतना मैंने बताया। मैं कोशिश करूंगा कि और भी वीडियो बना करके इस पे आपको नई कई तरीके के क्वेश्चंस बताऊं। ठीक है, अब जो है बात करते हैं इस दूसरे तरीके की फोर्स की, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन ए सर्कुलर मोशन। ठीक बच्चों, चलिए अब मैं बात करता हूं आपसे सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है बच्चों, देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सर्कुलर मोशन में होती है वो होती है एक स्यूडो फोर्स। ठीक है, स्यूडो फोर्स होती है। ठीक, स्यूडो फोर्स कैसी फोर्स होती है? एक धोखा फोर्स होती है, एक फेक फोर्स होती है, एक ऐसी फोर्स होती है जो हमको जल्दी से ऑब्जर्व नहीं होती, लेकिन वो होती है। और वो कब होती है? जब हम होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में। नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम होते हैं, तब हमको वो फोर्स फील होती है। ठीक, मैंने आपको अपने स्यूडो फोर्स वाले वीडियो में बताया है कि हमारे दो तरीके के फ्रेम होते हैं। एक होते हैं इनर्शियल फ्रेम, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जिसमें ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन होता है हमारा 0,
या होती है वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, यदि हमारी एक्सीलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और नॉन इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जिसमें हमारा एक्सीलरेशन 0 नहीं होता है, ठीक है, और वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होती है, वेलोसिटी चेंज हो रही होती है लगातार, वो फ्रेम हमारा कहलाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है बच्चों, ये पूरा कंसेप्ट स्यूडो फोर्स का मैंने आपको अपने स्यूडो फोर्स वाले वीडियो में समझा रखा है। जिस किसी ने ना देखा हो तो वो कृपया मेरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाला वीडियो देख करके उसमें स्यूडो फोर्स देख सकता है, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन बताता हूं कि क्या होता है स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन। ठीक, देखिए स्यूडो फोर्स हमको तब फील होती है जब हम ऑब्जर्वेशन लेते समय खुद ही एक एक्सिलरेटेड फ्रेम में होते हैं, तभी हमको स्यूडो फोर्स फील होती है। ठीक है, अब जैसे बात हम सर्कुलर मोशन की कर रहे हैं तो सिर्फ सर्कुलर मोशन में ही स्यूडो फोर्स की बात करेंगे। जैसे कि हम सभी गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है, गाड़ी में बैठे हैं, हमने कभी ना कभी गाड़ी पे जो है ट्रेवलिंग करी है, तो क्या होता है कि जब हमारी गाड़ी टर्न लेती है, कहीं पे टर्न लेती है, तो हमको उसके अपोजिट एक फोर्स फील होता है। बच्चों ये जो फोर्स फील होता है टर्न लेने पर, यही हमारा स्यूडो फोर्स होता है, क्योंकि उस टाइम में जब गाड़ी टर्न लेती है तो हम स्वयं क्या होते हैं, एक ऐसे फ्रेम में बैठे होते हैं जिसका एक एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है, ये हमारी होती है स्यूडो फोर्स जो हमको फील होती है। ठीक, अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है। तो डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक, मैं उतना ही स्यूडो फोर्स आपको बताऊंगा जितना सर्कुलर मोशन में लग रहा है। स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन। ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन, ये होता है हमारा स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन। ठीक, जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल हमारा ए एक्सिलरेशन से आगे जा रहा है और इस पे हमको स्यूडो फोर्स फील हो रही है, तो स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन -ma इस डायरेक्शन में हमको मिलेगा। बस आप इतनी बात को ध्यान रखिए और उसको मैं आपको अब सर्कुलर मोशन पर अप्लाई करके दिखाता हूं। ठीक है, क्योंकि स्यूडो फोर्स में बात करेंगे तो फिर जो है ज्यादा लंबा हो जाएगा। स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, इधर लगेगा हमारा स्यूडो फोर्स यदि एक्सीलरेशन इधर हो रहा है। ठीक है, यही होता है। अब देखिए सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में हमारा लगता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, जैसे कि कोई पार्टिकल हमारा इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में लगेगा AC। अब यदि ऑब्जर्वर यहां पे बैठा हुआ है, स्वयं सर्कुलर मोशन के किसी पॉइंट पे बैठा हुआ है, तो क्या होगा कि उसको -ma AC जो है एक स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में फील होगा, और सर्कुलर मोशन में इसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, यही हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाता है। अब देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डेथ वेल पढ़ाया। डेथ वेल में क्या है कि एक बाइकर जो है वो वेल में घूम रहा है। अब देखिए बाइकर कहां बैठा है, बाइक के ऊपर, और बाइकर दोनों किस पे है, सर्कुलर मोशन में, यानी कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो स्वयं सर्कुलर मोशन में है। तो अब उसको क्या होगा, जैसे सपोज करिए कि ये हमारा है डेथ वेल और इस तरीके से घूम रहा है और पॉइंट इस पे है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हमारा एक लग रहा होगा mv²/r सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और बाइक और बाइकर दोनों का मास है m, तो उसको इस डायरेक्शन में एक हमको स्यूडो फोर्स फील होगा। ठीक, MAC यानी कि mv²/r, और इसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई नई फोर्स नहीं है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही स्यूडो फोर्स का एक रूप है। ठीक है, अब ये जो फोर्स किसके बराबर होता है, ये वाला फोर्स हमारा हमेशा
उस फोर्स के बराबर होता है जो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। सपोज करिए कभी ये टेंशन होगा तो टेंशन के बराबर हो जाएगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कभी फ्रिक्शन होगा वो हो जाएगा, कभी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा तो वो हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी फोर्स हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाएगा जब ऑब्जर्वर खुद जो है वो सर्कुलर मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट पे बैठा है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है टर्निंग ऑफ कार। जब कभी हम कार पे बैठे होते हैं तो वो टर्न लेते हैं तो क्या होता है, हमको अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स फील होती है और वही होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और बेसिकली क्या होता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल और ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और इक्वल होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। इस बात को आप कर लीजिए नोट। अच्छा, अब मैं इसको आपको समझाता हूं बेहतर तरीके से कुछ एग्जाम्पल दिखा करके। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी हमने अभी तक सवाल किए हैं या सर्कुलर मोशन का कोई भी सवाल, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के भी कंसेप्ट से हो सकता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के भी कंसेप्ट से हो सकता है। उसके लिए कोई नए कंसेप्ट की जरूरत नहीं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम में क्या हुआ, कोनिकल पेंडुलम में हमको इस तरीके से मिल रहा था और हमको इधर मिल रहा था टी साइन थीटा। ठीक है, अब सपोज करिए हम ऑब्जर्वेशन यहां से ले रहे हैं तो इसका हो जाएगा mv²/r, यानी कि क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा इक्वल टू mv²/r। ठीक, उसमें क्या होता है कि यहां पर जो है जो फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रही थी, वही फोर्स हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जाती है और सेम रिजल्ट आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ये इस बात के लिए डिफरेंस हुआ कि हमारा ऑब्जर्वर कहां है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है या इनर्शियल फ्रेम में है, इसी पे आ गया। लेकिन देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हमारे सवाल बहुत आसान हो जाते हैं, इसलिए जो है इसको बताया जा रहा है। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कंसेप्ट से हमारे कुछ सवाल बहुत आसान हो जाते हैं, टिपिकल वाले जो है, इसलिए उसको देखते हैं किस तरीके के सवाल होते हैं जो कि आसान हो जाते हैं। देखिए यहां पर क्या होता है, सपोज करिए कि एक डिस्क है इस तरीके से। ठीक है, ये डिस्क है और डिस्क के ऊपर हमारा एक सिक्का रखा हुआ है। ठीक, डिस्क के ऊपर एक हमारा सिक्का रखा हुआ है और डिस्क जो है इस एक्सिस के अराउंड इस तरीके से यहां पे घूम रहा है। ठीक है, ओमेगा एंगुलर एक्सीलरेशन से। ठीक, अब सिक्के का मास है हमारा m, डिस्क का मास है कैपिटल M। ठीक, और यहां न रख करके ये कह लेते हैं कि बिल्कुल यहां पे इस तरीके से रखा हुआ है, ये हमारा रेडियस है r। ठीक है, सिक्के और डिस्क के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है हमारा म्यू। अब बच्चों इस टाइप का आपने कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल देखे होंगे कि यदि हम इसको बहुत तेजी से नचाएंगे तो क्या होगा, सिक्का जूम करके उधर चला जाएगा। ठीक है, बाहर निकल जाएगा। तो हमको क्यों जाता है, क्योंकि देखिए ये सिक्का स्वयं नॉन इनर्शियल फ्रेम में उसके साथ साथ घूम रहा है, तो जो है इसके कारण इसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होता है इस डायरेक्शन में और वो इधर चला जाता है। ठीक, अब देखिए क्या होगा, क्वेश्चन ये हमारा है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा दैट दिस सिक्का विल नॉट फ्लाई अवे। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी रखें कि सिक्का जो है उड़ के ना जाए। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या क्या चीज हमारा हो रहा है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, देखते जाइए किस तरीके से लगाएंगे। देखिए सिक्के का वजन हमारा है mg, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जब घूमेगा तो इसके बीच का एक फ्रिक्शन फोर्स होगा जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सिक्का इधर जाने की कोशिश करेगा और फ्रिक्शन फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, अब देखिए जो इसका एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो होगा r ओमेगा स्क्वायर, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील हो रहा होगा सिक्के को वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपॉन कॉइन।
इस तरीके से अगर हम लिखें तो होगा एम ओमेगा स्क्वायर वो होगा हमारा एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जैसे ही जो एक कॉइन इधर जाने की कोशिश करेगा तो उसको क्या होगा, कौन सा फोर्स रोकेगा, फ्रिक्शन फोर्स रोकेगा। और जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बच्चों हमारा कितना होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा हमारा म्यू एन, और एन हमारा क्या है, एन है हमारा mg। ठीक, एन है हमारा mg, तो हमारा इस तरीके से हो गया फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमारा हो गया म्यू mg। ठीक, अब ये सिक्का इससे उतर के ना जाए, इस एक ही कंडीशन में जा सकता है जब हमारा फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। किसके बराबर हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो ये कॉइन फील कर रहा हो, और उसकी वैल्यू कितनी थी हमारी, एम आर ओमेगा स्क्वायर, यानी कि एफ एस हमारा कितना हो, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए एफ एस हमारा क्या है, एफ एस हमारा म्यू एम जी। ठीक है, म्यू एम जी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए एम से एम हो गया कैंसिल। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर हमारा आ गया, ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, यहां मैं इक्वल टू साइन बनाना भूल गया, लेस देन इक्वल टू ये आ गया हमारा म्यू जी बाई आर के। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि ओमेगा हमारा लेस देन इक्वल टू हो, वो होगा म्यू जी डिवाइडेड बाई आर। ठीक, मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है, ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है, ओमेगा मैक्स इक्वल टू हो जाएगा म्यू जी डिवाइडेड बाई आर। और यदि ये इससे बढ़ा तो सिक्का हमारा, कॉइन हमारा फ्लाई अवे हो जाएगा इस डिस्क के ऊपर से। तो यदि ये सिक्का यहां से ना जाए उस कंडीशन में हमको इसको ओमेगा को इससे कम रखना पड़ेगा, इसके बराबर या इससे कम रखना पड़ेगा। अब देखिए ओमेगा की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रही है, ओमेगा की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है हमारी अंडर रूट म्यू की। मतलब क्या हुआ कि म्यू जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतनी स्पीड हम इसकी बढ़ा सकते हैं। म्यू जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हम इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन जो कि बेस्ड हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। ठीक है बच्चों, बहुत इजी कंसेप्ट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये बहुत इजी कंसेप्ट होता है। दोनों को मैंने आपको फुल डिटेल में बता दिया, इसके क्वेश्चन भी करवा दिए, और मैंने आपको स्लोली बात बताई है ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है आप इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए ताकि कंसेप्ट आपका खुल जाए। और मेरा एक और कहना है कि कभी भी क्वेश्चन को देख करके डरिए मत, हमेशा उसको करिए, डर तो अपने आप चला जाएगा। और दूसरी चीज, कभी रटिए मत, कंसेप्ट अप्लाई करिए। कंसेप्ट अप्लाई करने से ही फिजिक्स का जो है सारे सवाल सॉल्व होते हैं। तो ठीक है बच्चों, मेरा आज का वीडियो ये यहीं तक है। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा टर्निंग ऑफ ए कार ऑन ए सर्कुलर ट्रैक एंड बैंकिंग ऑफ रोड, वो भी बड़ा मजेदार और इजी कंसेप्ट है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ सर्कुलर मोशन के। तब तक मेरे को इजाजत दीजिए। थैंक यू बच्चों।